गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास तक हम लोग जाने कि वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण कौन कौन से और वैज्ञानिक विधि के चरण को फॉलो करके हम एक प्राकृतिक के कुछ नियम बनाते हैं। और इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भौतिकी के सिद्धांत। भौतिकी के सिद्धांत इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। भौतिकी के सिद्धांत यानी हम इसमें करते क्या है कि प्राकृतिक में जितनी घटनाएं घट रही हैं उनको जानने के लिए हम जिन बातों पे, जिन विधियों पे, जिन तरीकों पे जोर डालते हैं उसे बोला जाता है भौतिकी के सिद्धांत। तो अगर एक लाइन में हम कहें कि भौतिकी के सिद्धांत क्या है, तो भौतिकी के सिद्धांत में हम क्या करते हैं, भौतिकी का अध्ययन करते हैं। भौतिकी का अध्ययन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यदि आपको संस्कृत की पढ़ाई करनी है तो आप सुबह उठेंगे और क्या करेंगे, धातु रूप रटना स्टार्ट करेंगे। यदि आपको इंग्लिश की पढ़ाई करनी है तो आप अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारेंगे, लिटरेचर पे ध्यान देंगे। तो सेम इसी प्रकार से यदि आप लोगों को अगर भौतिक विज्ञान को समझना है तो भौतिक विज्ञान को अगर समझना है तो भौतिकी विज्ञान के कुछ सिद्धांतों को हमें पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो अब जिन विधियों पे हम इसको समझने के लिए जोर डालते हैं वो कौन से तरीके हैं जिनको हम फॉलो करते हैं भौतिकी को समझने के लिए, वो दो विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक है एकीकरण और दूसरी है न्यूनीकरण। अगर हम इन दो विधियों को अगर फॉलो कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तभी हम भौतिकी का अध्ययन कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली विधि में क्या है, पहले तरीके में क्या है। पहले तरीके में है एकीकरण। एकीकरण का मतलब, एक ही मतलब होता है एक, और एकीकरण का मतलब पूरा अर्थ अगर एक लाइन में हो, एकीकरण का मतलब होता है एक कारण। तो हम देखते हैं कि हमारे प्राकृतिक में बहुत सारी घटनाएं, परिघटनाएं घट रही है। तो सबके लिए हम अलग अलग कारण नहीं पढ़ पाएंगे। हजारों, 2000, करोड़ों ऐसी घटनाएं रोजाना घट रही हैं हमारे नेचर में। तो क्या हम सारी घटनाओं को अध्ययन कर पाएंगे? क्या सारी घटनाओं को हम ना तो अध्ययन कर पाएंगे ना तो समझ पाएंगे ये घटनाएं क्यों घट रही है। तो सबके लिए हम क्या करेंगे कि एक कारण बना लेंगे और उसी एक कारण के आधार पर सारी घटना, उससे मिलते जुलते घटनाओं को हम जानेंगे, अध्ययन करेंगे। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि सेब का गिरना, पानी का नीचे की ओर बहना, पृथ्वी का सूर्य की चारों ओर चक्कर लगना। तो अब देखते हैं कि इसमें सिद्धांत अगर हम अलग अलग देखें तो सेब का गिरना, इसके लिए हमें एक अलग सा सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, एक अलग घटना है। और पानी का नीचे की ओर बहना एक अलग ही घटना है, इसके लिए हमें एक अलग सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। और सेम उसी टाइप से देखें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो उसे बंधे हुए है, एक एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है। तो ये अलग प्राकृतिक घटना हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग सिद्धांत अपनाएंगे और इसका अध्ययन करेंगे। तो ऐसे करोड़ों सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम अलग अलग अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अगर अध्ययन करेंगे तो ये हमारे लिए समझना काफी जटिल हो जाएगा और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इन सारी घटनाओं को अलग अलग ना करके जो उनसे मिलती जुलती घटनाएं थी उनके लिए हमने एक नियम बनाया। जैसे कि अभी आपने उदाहरण से समझा कि सेब का गिरना, पानी का नीचे की ओर बहना और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो ये जो अलग अलग तीन घटनाएं हैं इनके लिए हमने एक सिद्धांत बनाया जो कि गुरुत्वाकर्षण बल एक सिद्धांत है जिसके कारण ये तीनों घटनाएं घट रही है। तो हम 200-300 प्राकृतिक घटनाओं के लिए अलग अलग नियम ना बना के हम 200 को एक बना लेते हैं और ऐसे लाखों घटनाएं हो रही हैं जिनको हम 100 बना देंगे। तो 100-200 सिद्धांत हम आसानी से समझ सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके थे एकीकरण। तो कुल मिला के एकीकरण का क्या अर्थ हुआ कि जो प्राकृतिक में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं उनके नियमों को कम करना और कम करके सारी घटनाएं के लिए एक नियम बना देना। अब चलिए समझते हैं हम दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है न्यूनीकरण।
न्यूनीकरण का मतलब होता है किसी चीज को घटाना। अब यहाँ पे हम ये विधि की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे कि जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके प्रक्रिया को समझने के लिए हम कुछ विधियों को अलग अलग तोड़ देंगे और घटा लेंगे। तो हम इसमें समझते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे मैं आपसे कहा कि कोयला से विद्युत बनता है, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनता है और वो हमारे घर तक आता है। अब हमने एक लाइन में आप लोगों से कह दिया, तो क्या आप लोग समझ गए कि कैसे विद्युत बना कोयले से? नहीं समझ पाएंगे। तो इस पूरी घटना को समझने के लिए हम लोग क्या किए कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिए ताकि हम इसे समझ लें अच्छे से। तो अगर कोयला वाला एग्जांपल देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि हम कोयला लाएं और कोयले को हम जलाते हैं, तो जलाने के बाद उसमें से हीट एनर्जी निकलती है। हीट एनर्जी यानी उष्मा ऊर्जा। तो उष्मा ऊर्जा जो कोयला था उसमें CO2 रासायनिक ऊर्जा है जिसको परिवर्तित कर लिए किसमें? उष्मीय ऊर्जा में, हीट एनर्जी। इसके बाद क्या किए कि उस हीट एनर्जी से हम पानी को गर्म करते हैं और पानी गर्म करने के पश्चात उससे हम भाप बना लेते हैं। भाप बनाने से उसका पानी का आयतन काफी बढ़ जाता है और इसके बाद भाप बनाने के बाद क्या करते हैं, हम उसमें एक नोजल लगाते हैं और उस नोजल के कारण जब वो भाप उससे निकलता है तो उसका गति इतना तेज होता है कि जब ये टरबाइन के ब्लेड से टकराता है तो उसको काफी तेजी से घुमाता है। तो जो ये स्टीम बह रहा है जो नोजल से टरबाइन तक पहुंचा, ये कौन सी ऊर्जा हुआ? ये थी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए थे। और गतिज ऊर्जा को हमने चेंज कर लिया किसमें? रोटरी इंजन में, घूर्णन ऊर्जा में। और उस ऊर्जा से और टरबाइन का ब्लेड जब मूव होने लगा तो हमने क्या किया कि उस टरबाइन के शाफ्ट में एक कॉइल लगा दिया। कॉइल लगाने के बाद हम एक नियम पढ़े हैं फेराडे का। फेराडे के नियम के द्वारा वो नियम ये कहता है कि अगर आप किसी शाफ्ट के अलांग कोई मैग्नेटिक पदार्थ लगा देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए और अपने घरों तक इलेक्ट्रिसिटी को पोल के माध्यम से पहुंचा दिया। तो ये सारी जो घटनाएं घटी एक के बाद एक यानी पहले क्या हुआ? पहले थर्मल एनर्जी यानी जिसमें हम हीट एनर्जी को प्राप्त कर रहे थे, और इसके बाद गतिज ऊर्जा यानी जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी को समझे, और इसके बाद हम फेराडे के नियम को समझे। ये जो प्रक्रिया है किसी एक प्राकृतिक घटना को समझने के लिए वो न्यूनीकरण के द्वारा किया जाता है। तो अलग अलग कर लेंगे इसको हम ताकि अच्छे से समझ पाएंगे।